तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। और किसी के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो कि वो पलटकर तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। और ये वाज़ेह तौर पे मौजूद है, इसलिए मैंने कभी भी आपके रिलीजन पे मैंने बात नहीं की, ना मैं करूँगा। क्योंकि हमारा मज़हब भी हमें ये अगर सिखाता है कि मैं 1 मिनट लोगे चुप हो जाऊंगा। क्यों नहीं करेंगे आप? बिल्कुल कीजिए मेरे रिलीजन पे बात। ये कौन सी बात हुई कि जो डॉक्ट्रिन लिखी हम उसको बोत ही नहीं सकते? हम कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम जस्ट कोटिंग इट द सोर्स। आप कह रहे हैं कि यूज ही मत करो। Why this प्रोहिबिशन? मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट करी है? मैं बहुत रिस्पेक्ट से, अहद और पूरे एहतराम से कह रहा हूं। ये कौन सी लॉजिक है कि आप वहां जाओ ही मत? आप मेरे रिलीजन को बिल्कुल लाएं। आप कोट करें वर्ष वेद के, आप कोट करें वर्ष पुराणों के, उपनिषदों के, मैं उसका स्वागत करूंगा। भारत का एक हिस्सा तोड़ करके दिया जाए, जिसको आज की डेट में आसिफ साहब भारत भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो उनके हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो हमारे बनारस में 1867 में, आपको भी पता है डॉक्टर साहब के, वहां पे एक बनारस के हिंदुओं ने एक मूवमेंट शुरू की जिसे उर्दू हिंदी तनाज़ा कहा जाता है। एक बहुत बड़ा वो एक इशू था कि हम उर्दू को नहीं मानेंगे, यहाँ पे हिंदी नाफज की जाए। आगाज वहां से होता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का भारतीय सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो वहां से हमारे दोस्तों ने कोशिश की, तो मंदिर रास्ते में आ रहा था, तो मंदिर के आगे से तो सड़क टेढ़ी करके गुजार दी गई, लेकिन आगे मस्जिद आ रही थी, तो मस्जिद का वजू खाना जो था वो अंग्रेज ने गिरा दिया। कीनेट है इस्लाम का कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार नहीं सकता। उस तरह की तहरीक हमारे हिंदू भाइयों ने नहीं चलाई जिस तरह की उन्होंने बंगाल के मौके पे चलाई थी। उसको अपनी धरती माँ को काटना और उसकी तकसीम करार दे दिया। जब आप मेरी मंदिर तोड़ते हो, वो दो कौमी नजरिया है, वही दो कौमी नजरिया। आपके हिसाब से पिक एंड चूज नहीं होगा सर। मेरी मंदिर क्यों तोड़ी गई? मेरे घर में आकर के, मेरे घर में आके। वो क्या वो क्या वहां बना हुआ था कजाकिस्तान में या उज्बेकिस्तान में? बात कि आप एडमेंट हैं हिंदुओं को दोष देने के लिए। इंडिया या विदाउट ब्रिटिश इंडिया, एक मनकता, एक खित्ता, एक जोग्राफियाई एक हिस्सा बनाना पड़ेगा मुश्तरक होके, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी। हम हिंदुत्व को यहाँ पे और ज्यादा डोज में देंगे भारत में, क्योंकि हिंदुत्व को, भारत को हिंदुओं ने, वेद ने बनाया। हम डोज बढ़ाएंगे सर। ऑफिसर्स हैं, बल्कि मेरे अपना डिस्ट्रिक्ट जिला रहीम यार खान जो है, वहां का जो सीयू एजुकेशन है कस्तूरा जी शाद, वो भी एक हिंदू हैं, तो मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में इतना बड़ा हाल कहीं किसी और जगह पे, इवन प्राइवेट हाल भी मौजूद नहीं है जितना कृष्णा मंदिर का हाल है, जिसमें एक वक्त में 10,000 लोग बैठ सकते हैं। लोग लड़े, हाँ हम कुछ बैटल हारे, ये सच है, लेकिन लड़े 400 साल लगा, गाड़ दिए गए 36 फीट नीचे। मुगल आज कहीं पे टॉयलेट साफ करते हैं या रिक्शा चलाते हैं। टू नेशन थ्योरी में आप बता रहे हैं हिंदू भाई मुसलमान भाई, कब बने आप मुसलमान भाई? Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है मियां आसिफ अली ने पाकिस्तान से, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सोशल मीडिया पे इनकी जोड़ी बहुत जारी है प्रोग्राम्स के हवाले से कि काउंटर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इन दोनों को इकट्ठे। तो थैंक यू सो मच आसिफ साहब आपका, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर। आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक दफा फिर मौका दिया डॉक्टर साहब के साथ बैठने का। चले इसी बहाने इनके साथ मुलाकात हो जाती है। लेकिन ये जो दूसरी बात आपने की ना काउंटर करने वाली, ये मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम मैं तो काउंटर करने के लिए नहीं बैठता, मैं तो इसलिए बात करने के लिए बैठता हूँ ताकि मुकालमा जो है वो आगे बढ़े, जो मामलात हैं वो एक दूसरे की जो सोच है हम एक दूसरे तक पहुंचे और हम हिस्ट्री को दुरुस्त सिमत में लेके जा सकें और पता चल सके हमें कि हमारे एक दूसरे के बारे में क्या ख्यालात हैं और कहाँ पे गलत फहमियां पाई जा रही हैं और दूसरे के ख्यालात क्या हैं। तो इस हवाले से मैं बैठता हूँ और ये बड़ा अच्छा जा रहा है, मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव जा रही है ये चीज। बिल्कुल सर, इससे रिलेटेड जो है आज हम टॉपिक लेकर आए हैं टू नेशन थ्योरी के हवाले से। हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही कहा था, इन पर डिस्कस हुआ था कि हम टू नेशन थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और उसके हवाले से जानेंगे कि आखिर इस थ्योरी का जो है मकसद क्या था और कितनी सिग्निफिकेंस है। मियां आसिफ साहब आपसे आगाज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे टू नेशन थ्योरी को आप कैसे डिफाइन करें? मेरा ख्याल है कि आज आगाज डॉक्टर साहब की तरफ से कर लें।
ताकि उसको फिर हम आगे डॉक्टर साहब आप भी नहीं, आप करें आसिफ साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही कर ले प्लीज, I'll come late, doesn't matter, कोई भी डॉक्टर साहब के जहन में ना पहले प्रोग्राम्स में भी बातचीत हमारी होती रही है, तो इनके बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, तहफुजात हैं उस हवाले से, इनके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू में, इसलिए चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब उससे कर लें ताकि फिर वो, क्योंकि हमने जाना है क्लैरिटी की तरफ, मामले को हल करने की तरफ। जी डॉक्टर साहब। जी जी जी, तो मेरे कोई तहफुजात तो नहीं है, अब मुझे नहीं पता आप तहफुजात से क्या कह रहे हैं, बट ठीक है, इट्स अ टॉक, मैं इतना ध्यान नहीं देता कि कौन क्या बोल रहा है, और बात से बात ही निकलती है, तो बिकॉज मैं रिसर्च और राइटिंग तो इन सब्जेक्ट्स पे जिस पे मैं कर रहा हूँ उसका तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है अभी। नेवरदलेस, टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसकी लेजिटिमेसी आती है टू नेशन थ्योरी से, और टू नेशन थ्योरी के बारे में कोई डिटेल्ड स्टडी आज तक या रिसर्च या राइटिंग्स है नहीं अवेलेबल। Like every usual statement made by the Indian Muslims, it is also an abstract principle, जिसमें कि आपको ये पता नहीं कि इसका एग्जैक्ट कंटेंट क्या है, इसके assumptions क्या हैं, इसमें वेरिएशंस क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, कुछ पता नहीं है। एक मोटा मोटी डिमांड ये थी कि भारत का जो मुसलमान है और भारत का जो हिंदू है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये डिफरेंट हैं ईच अदर से, एक दूसरे से, और ये बेहतर होगा कि इनको अलग कर दिया जाए, क्योंकि इनके खान पान, रहन सहन, खाना पीना, भाषा, कल्चर सब अलग है, और इस आधार पे उनको भारत का एक हिस्सा तोड़ करके दिया जाए, जिसको आज के डेट में आसिफ साहब भारत भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो उनके हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का भारतीय सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। अब इस आर्ग्यूमेंट से मैं ज़्यादा अभी नहीं जाऊँगा, बट दिस इज व्हाट इट इज, यही है टू नेशन थ्योरी। इस पर क्या बोले हम, कि मेरे हिसाब से द थ्योरी इज अ बोगस थ्योरी, इसका कभी कोई हिस्टोरिकल रिलेवेंस रहा नहीं और ना ही कभी रिलेवेंस होगा। वो इस तरीके से कि इस्लाम हैज नेवर बीन अ नेशन, इस्लाम अगर नेशन होता तो इतने सारे देश नहीं होते, इस्लाम अगर नेशन होता तो आपस में इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, इस्लाम अगर नेशन होता तो एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम से कभी लड़ता नहीं, जो कि बेसिक टीनेट है इस्लाम का, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार नहीं सकता या उससे तो वो लड़ाई नहीं कर सकता। इसी कई सारे लोडेड प्रिजम्पशन के ऊपर बेस्ड है पूरी ये थियोलॉजी। तो उसी में से जो एक इस्लामिक सेपरेटिज्म है कि हम सबसे अलग हैं, टू नेशन थ्योरी वहीं से आती है, आप कि हम अलग हैं, हम तुम में से नहीं हैं, और हम तुम में से कभी बनेंगे नहीं। तो उसका रिजल्ट है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कोई अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं बता भी सकता हूँ, बट दिस इज व्हाट माय इनिशियल रिमार्क्स आर। थैंक यू। सही हो गया। आसिफ साहब, अब आपकी बारी है, आप बताइए टू नेशन थ्योरी को आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपने इससे बात की, मैं इसीलिए चाह रहा था कि मैं ये जान लूं कि आपका क्या ख्याल है इस हवाले से। असल में जो टू नेशन थ्योरी है, या जिसे दो कौमी नजरिया कहा जाता है, ये कुछ होते हैं जो चीजें नजरिया जरूरत के तहत वजूद में आती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो चली आ रही होती हैं। तो जो टू नेशन थ्योरी थी, बेसिकली जो इसका आगाज होता है, वो आपको पता है कि जब वहां पे उर्दू को अंग्रेजों ने नाफिज किया, ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर उर्दू को लेके आए वो सरकारी जुबान के तौर पे, तो उस वक्त हमारे बनारस में 1867 में, आपको भी पता है डॉक्टर साहब के, वहां पे एक बनारस के हिंदुओं ने एक मूवमेंट शुरू की जिसे उर्दू हिंदी तनाज़ा कहा जाता है। एक बहुत बड़ा वो एक इशू था कि हम उर्दू को नहीं मानेंगे, यहाँ पे हिंदी नाफिज की जाए। आगाज वहां से होता है। वो जो आगाज हुआ है वहां से कि हिंदू एक अलग कौम है और मुसलमान एक अलग कौम है, क्योंकि मुस्लिम्स ये समझते थे कि जो उर्दू है वो उनकी जुबान है, उन्होंने उसको अपना लिया। अगरचे वो बात आपकी ठीक है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में इसकी वो हतमी रंग रूप जो दिया गया उर्दू को, तो उर्दू हिंदी तनाज़ा जो था बेसिकली वही दो कौमी नजरिए की बुनियाद बन गया, जिसमें इजाफा आगे चल के तकसीम बंगाल के मौका पर हुआ। अब बंगाल जो तकसीम किया था ब्रिटिश ने, वो कोई उन्होंने हमारी हमदर्दी में नहीं किया था, जिसे कह लें कि उन्होंने मुसलमानों की या हिंदुओं के लिए नहीं किया था, उन्होंने अपने हिसाब से इंतजामी तौर पर उसको तकसीम किया। वो तकसीम किया, वो चलता रहा, 1905-6 से मामला शुरू हुआ। लेकिन क्योंकि जो ईस्ट बंगाल था वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी बन गई थी, और जो वेस्ट बंगाल था वहां पे हिंदू मेजोरिटी थी। और दूसरी बात यह है कि जो बंगाल का हिंदू था वो बहुत ज्यादा, जिसे कह ले, मालदार था, बहुत ज्यादा पावरफुल था, रिसोर्सफुल था,
तो उनके लिए ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त थी। 5-6 साल मूवमेंट चलती रही, हत्ता कि 1911 में आके जो बंगाल को तकसीम खत्म करवाई गई, वो जो थी उसने, मैं समझता हूँ कि जलती पर तेल डालने का काम किया। जहां से टू नेशन थ्योरी बिल्डअप हुई, इससे पहले कानपुर का 1892 का जो वाकया है, जब वहां पे सड़क चौड़ी की जानी थी, तो वहां से हमारे दोस्तों ने कोशिश की, तो मंदिर रास्ते में आ रहा था, तो मंदिर के आगे से तो सड़क टेढ़ी करके गुजार दी गई, लेकिन आगे मस्जिद आ रही थी, तो मस्जिद का वजू खाना जो था वो अंग्रेज ने गिरा दिया। हालांकि उसमें जब मामला हुआ म्यूनिसिपल कमेटी में, जो कुछ वहां के एक दो हिंदू थे, उन्होंने भी मुसलमानों की हिमायत में ही वहां पे बात की थी। अच्छा, ये जो वाकयात थे, पे दर पे वाकयात होते जा रहे थे, इन्होंने टू नेशन थ्योरी को बिल्डअप किया, और ये बढ़ते बढ़ते एक नजरिए की सूरत में सामने आया कि जहां पे भी मुस्लिम मफादात की बात होगी, तो जो हमारे हिंदू भाई हैं वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे, और जहां पे हिंदुओं की खालिस्तान बात आएगी, तो वहां पे मुसलमानों को अपने मजहब का, अपने रिलीजन का खतरा पैदा हो जाएगा। तो वो बड़ी, इसमें एक और बात का मैं इजाफा कर दूं कि 1901 में पंजाब भी तकसीम होता है। इससे खैबर पख्तूनख्वा काट के अलग कर दिया जाता है। जो आज का खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त NWFP के नाम से सूबा बनाया गया। 5 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के थे, जो मुस्लिम मेजोरिटी के डिस्ट्रिक्ट थे, जहां पे ऑलमोस्ट 80%, 85% मुस्लिम मेजोरिटी थी, उनको काट के अलग कर दिया गया। अच्छा, उस तरह की तहरीक हमारे हिंदू भाइयों ने नहीं चलाई जिस तरह की उन्होंने बंगाल के मौके पे चलाई थी। उसको अपनी धरती माँ को काटना और उसकी तकसीम करार दे दिया था। तो इस पे अगरचे उस वक्त एक दो लोग बोले हैं, सर फजल हुसैन, सर छोटू राम ने बात की, लेकिन उस तरह की तहरीक यहाँ पे नहीं चलाई गई कि हमारा पंजाब का एक हिस्सा काट के अलग प्रोविंस क्यों बना दिया गया। जब इस तरह के सारे मामलात उठेंगे, जब ये चीजें सामने आएंगी, तो वो शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसात यकदम नहीं हुआ करते। तो इसके पीछे भी बरसा बरस का एक कंफ्लिक्ट था जो चलता आ रहा था, जिसको आगे बढ़ते बढ़ते वो हत्ता के यहाँ तक पहुंचा कि वाकई ये जो दो मजाहब हैं, जो दो मजाहब के लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना मुश्किल हो गया है। और इसका आगे चल के बहुत सी चीजें आई भी, इवन के जब आप हैरान होंगे इस बात पे कि जब 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो खुतबा इलाहाबाद कहा जाता है जिसे, उसमें उन्होंने तकसीम की बात नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं ये समझता हूं कि आखिरकार बरे सगीर में पायदार अमन के लिए एक मौका ऐसा आएगा कि शिमाल मगरबी जहां पे इलाके जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, उनको विद इन ब्रिटिश इंडिया या विदाउट ब्रिटिश इंडिया एक मनकता, एक खित्ता, एक जोग्राफियाई एक हिस्सा बनाना पड़ेगा मुश्तरक होके, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी। अच्छा, इस पे दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि वही जब हमारे हिंदू दोस्तों ने तकसीम बंगाल पे जो इतनी बड़ी मूव चलाई कि नहीं तकसीम होने देना, जब 1947 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो वजीर आजम थे बंगाल के, उन्होंने कहा कि हम बंगाल को मुत्तहिदा बंगाल के तौर पे अलग कंट्री बना लेते हैं, और उसकी जो आशीर्वाद उन्हें जो थी मिस्टर जिन्ना की तरफ से भी दे दी गई, तो उस पे हमारे कांग्रेस के दोस्त नहीं माने। उन्होंने कहा इस तरह नहीं हो सकता कि हम बंगाल को एक अलग मुल्क के तौर पे कबूल कर लें। यानी कि तकसीम बंगाल एक मौके पे अगर हराम है 1906 में, तो वो 1947 में जायज कैसे हो गई? और अगर तकसीम बंगाल हराम है कि एक तरफ मुस्लिम अक्सरियत बन रही है और एक तरफ हिंदू अक्सरियत, तो पंजाब की तकसीम कैसे जायज हो गई? ये जब चीजें चलती हुई आई, बनती बनती इकट्ठे होती गई, तो आखिरकार जो दो कौमी नजरिया है जिसे कहा जाता है, असल में दो कौमी नजरिए का मतलब ये था, उसका मतलब ये नहीं था कि सारे मुसलमान एक जगह पे सिमट के आ जाएंगे और अलग कंट्री बन जाएगा। पाकिस्तान बनने से पहले मिस्टर जिन्ना की इंटरव्यूज मौजूद हैं कि उनके और हमारे ताल्लुकात ऐसे ही होंगे जैसे दूसरे मुमालिक के होते हैं, हमसाया मुमालिक के। कोई उसमें ऐसा नहीं होगा कि दुश्मनी पड़ जाएगी, बातचीत हो जाएगी। तो इस तरह यानी कि हम जो उस बात को ले लेते हैं कि खालिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका अगर बन जाए, दूसरा जो होगा वो हिंदू मेजोरिटी का हो जाएगा, तो इस तरह का दो कौमी नजरिया नहीं था। अगर ये होता तो कायदे आजम कतन भी 1947 11 अगस्त को यह ऐलान ना करते कि आप में से हर कोई आजाद है, चाहे अपनी मस्जिद जाए, मंदिर जाए, गिरजा में जाए, गुरुद्वारे में जाए, जहां जाना चाहे हर कोई आजाद है जाने में। और दूसरी बात, जब चौधरी खलीफुल्लाह को उन्होंने वहां छोड़ा कि आप वहां पे मुस्लिम लीग को चलाएं हिंदुस्तान में,
और आप वहां के जो मुसलमान हैं वो अपने मुल्क के साथ वफादार रहें। तो ये एक्चुअल मसला यही था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनका एक अलग मुल्क बनना था जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद था। और उसकी वजह भी खालिस्तान मैं समझता हूँ कि हमारे, अगर कांग्रेस उस वक्त तंग नजरी का मुजाहरा ना करती, ना मामलात होते, तो शायद दो कौमी नजरिया भी परवान ना चढ़ता। जी अच्छा, डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सर की जो है काउंटर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि टू नेशन थ्योरी से हमने क्या पाया, क्या खोया? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर आप म्यूट है। थैंक यू। मैंने कुछ शेयर किया है, उसको आप ला दीजिए स्क्रीन पर। इस किताब का नाम है मासीर आलमगीर, ठीक है। चैप्टर 12, द 12th ईयर ऑफ रीन, 23 जनवरी 1669 टू 12 जनवरी 1670। ऑलराइट, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। The Lord Cherisher of the Faith, that means Aurangzeb, learned that in the province of Tatta, Multan, and especially at Benares, the Brahmin misbeliever used to teach their false books in their established school, and that admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distance to these misguided men in order to acquire this vile learning. His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to the governors of the province to demolish the schools and temples of the infidels, and with the utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers. आइए आपको और मस्त मस्त चीजें पढ़ाते हैं। ये पढ़ लीजिए, ये है आपका 13th ईयर ऑफ द रीन, 13 जनवरी 1670 से 1 जनवरी 1671 तक का पीरियड। During this month of Ramazan, abounding in miracles, the emperor, as the promoter of justice and overthrower of mischief, as a knower of truth and destroyer of oppression, as the zephyr of the garden of victory and the reviver of the faith of prophet, issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as the Dera of Keshara. In a short term, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग भी पढ़ सके इसको। In short term, by the great exertion of his officers, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site a lofty mosque was built at the expenditure of the large sum. The temple folly was built by that of gross idiot Beat Singh Deo Bundela before his accession to the throne. Praised by the august God of the faith of Islam, the auspicious reign of the destroyer of infidelity and the turbulence, such a wonderful and seemingly impossible work was successfully accomplished. On seeing this instance of the strength of the emperor's faith and the grandeur of his devotion of God, the proud Rajas were stifled, and in amazement they stood like images facing the wall. The idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up in temple, were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of Begum Sahib. In order to continually trodden upon, the name of Mathura was changed to Islamabad. देखिए, समस्या यह है आप लोगों के साथ कि आप एडमेंट हैं हिंदुओं को दोष देने के लिए, और मुझे लगता है कि अब इसका ना, आई मीन टॉकिंग टू पाकिस्तान इज आई हैव गिवन अप, कोई फायदा नहीं है। वही घिसी पिटी कम्युनिस्टों की स्टोरी भी चला रहे हैं, आपके अपना कुछ नॉलेज भी नहीं है आपका, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तानीज कांट डू एनी रियल वो जैसे कह लीजिए रिसर्च। वो कम्युनिस्टों की किताब पढ़ के हिंदुओं ने ऐसा कर दिया, आप मंदिर तोड़ दें, मंदिर की मूर्ति ले जाके मस्जिद के पैर के नीचे दबा दें, और उसके बाद कहें कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है। तो ये आप लोग, आई मीन, चलिए आगे बढ़िए इसी पे। देयर इज नथिंग एल्स। टू नेशन थ्योरी में आप बता रहे हैं हिंदू भाई मुसलमान भाई, कब बने आप मुसलमान भाई? कैसे बने मुसलमान? अजम्पशन कैसे कर लिया कि मुसलमान एग्जिस्ट करते थे? किन सर्कमस्टांसेस में आप मुसलमान बने?
मुस्लिम, आपको ये तो मुस्लिम किताब है, मैं आपको एक और दे देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं MJ अकबर साहब, उनकी किताब है पाकिस्तान द टिंडर बॉक्स। जब यहाँ पे कन्वर्ट किया गया, जैसे अब आपको मैं हिंदू कन्वर्ट कर दूं मुसलमानों के बीच में, तो आप कैसे रहेंगे वहां पे? जब बाहर का आप किताबुल हिंद पढ़ लें, वहां से आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ कि क्या कॉन्सेप्ट था। तो जब कन्वर्ट किया जाता था तो होता कि कन्वर्ट करके कर क्या रहे हो, वो वापस वो रहते उसी लॉ में थे, उसी लीगल सिस्टम से गवर्न होते थे, उनका सक्सेशन इनहेरिटेंस सब लोकल लॉ लगता था। तो उन्होंने कहा पहले घेटवाइज करो, काटो इनको लोकल पॉपुलेशन से, कन्वर्जन से काम नहीं चलेगा। और कई आपके परम विद्वान कहते हैं कि ये तो अगर वो चाहता तो सबको मार देता। इतना किसी के बाप में दम नहीं हुआ कि वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर ले। लोग लड़े, हाँ हम कुछ बैटल हारे, ये सच है, लेकिन लड़े, 400 साल लगा, गाड़ दिए गए 36 फीट नीचे। मुगल आज कहीं पे टॉयलेट साफ करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, और महाराणा प्रताप के वंशज आज भी शान से अपने महल में बैठते हैं, इलेक्शन भी जीतते हैं। आपके यहाँ के मुगल कहाँ हैं मुझे नहीं पता। और रही बात कि हिंदू दोषी है, हिंदू बदमाश है, मुसलमानों को परेशान किया है, यही अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपको पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो, आप इसी शिक्षा में जिए और बच्चों को यही पढ़ाएं, क्योंकि आपसे मैं बात करके नहीं जीत सकता, आपको स्वयं से बात करना। यदि आप मानते हैं जो आप बोल रहे हैं वही सच है तो उसी पे लगे रहिए। आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा आपके ही कर्मों के द्वारा। इस्लाम अगर एक एडहेसिव, हम हिंदुत्व को यहां पे और ज्यादा डोज में देंगे भारत में, क्योंकि हिंदुत्व को, भारत को हिंदुओं ने, वेद ने बनाया। हम डोज बढ़ाएंगे सर, आप भी इस्लाम का डोज बढ़ाइए। पाकिस्तान में भारत हिंदुओं ने बनाया था, वेद ने बनाया था, और भी चीजों ने बनाया था। अभी कल भाई साहब हमसे कर रहे थे डिस्कशन, मैं आपको और शेयर कर दूं मोहनजोदाड़ो, और उसके ऊपर भी बहुत चीजें मैं शेयर कर सकता हूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की राइटिंग, बट मैं नहीं करूंगा अभी, जाने दीजिए उसको। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पिछले 150 साल से, स्पेशली कांग्रेस आने के बाद से, पॉलिटिकली भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए, कल्चरल इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला। पांच हमारे जो वो थे एजुकेशन मिनिस्टर, वो सारे के सारे मुस्लिम थे, जिन्होंने इस्लामिक दृष्टिकोण से इस देश की हिस्ट्री लिखवाई, और कम्युनिस्टों ने उनका साथ दिया। हम आसिफ साहब को डंके की चोट पे बोल रहे हैं, यहां पे हिंदुत्व का राइज होगा, बहुत प्रचुर तरीके से होगा। आप इस्लाम का राइज करवाएं पाकिस्तान में, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। जी आसिफ साहब क्या कहेंगे, टू नेशन थ्योरी से हमने क्या पाया? मैं दो कौमी नजरिया जहां से शुरू हो रहा है मैंने वो बात की है। डॉक्टर साहब ले गए हैं औरंगजेब आलमगीर पे, औरंगजेब पे बात, जब आप मेरी मंदिर तोड़ते हो वो दो कौमी नजरिया है, वही दो कौमी नजरिया। आपके हिसाब से पिक एंड चूज नहीं होगा सर। मेरी मंदिर क्यों तोड़ी गई मेरे घर में आकर के, मेरे घर में आके? वो क्या अफगानी, वो क्या वहां बना हुआ था कजाकिस्तान में या उज्बेकिस्तान में? मंदिर तोड़ने का क्या है? वो बोला है इस्लाम को एस्टेब्लिश करने के लिए। यही है दो कौमी नजरिया, कि यहाँ के सब टीचिंग गलत है। यही है दो कौमी नजरिया, कि आप ही सही है बाकी सब गलत है। यही है दो, तुम्हें तुम्हारा भगवान, हमें हमारा भगवान, हम तुमको नहीं पूछेंगे, तुम हमको मत पूछो। ये आपको पता है कहां से आ रहा है अलनफल? ये है दो कौमी नजरिया। देखें, पहली बात तो ये कि इस्लाम का वाज़ेह नजरिया है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। और किसी के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो कि वो पलटकर तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। और ये वाज़ेह तौर पे मौजूद है, इसलिए मैंने कभी भी आपके रिलीजन पे मैंने बात नहीं की, ना मैं करूंगा, क्योंकि हमारा मजहब भी हमें ये सिखाता है कि मैं 1 मिनट लोग चुप हो जाऊंगा। क्यों नहीं करेंगे आप? बिल्कुल कीजिए मेरे रिलीजन पे बात। ये कौन सी बात हुई कि जो डॉक्ट्रिन लिखी हम उसको बोत ही नहीं सकते? हम कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम जस्ट कोटिंग इट द सोर्स। आप कह रहे हैं कि यूज ही मत करो, वाई दिस प्रोहिबिशन? मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट करी है? मैं बहुत रिस्पेक्ट से, अहद और पूरे एहतराम से कह रहा हूं, ये कौन सी लॉजिक है कि आप वहां जाओ ही मत? आप मेरे रिलीजन को बिल्कुल लाएं, आप कोट करें वर्स वेद के, आप कोट करें वर्स पुराणों के, उपनिषदों के, मैं उसका स्वागत करूंगा। मगर ये कौन सी बात है कि आप मेरा यूज ही नहीं, आप इस्लाम के नाम पे इस देश को तोड़ दो, कह रहे इस्लाम की बात ही मत करो। टू नेशन थ्योरी की बात बिना इस्लाम के कैसे हो जाएगा? हिंदुओं को गाली दे करके, जिनका घर था ये, इस्लाम यहां पे पैदा हुआ है,
देखें, बात वही है, अगर तो आपने करनी है मजहब पे डिबेट, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग आपके पास मौजूद हैं, आप उनसे मजहब पे डिबेट कर सकते हैं। मजहब पे तो बात मैंने करनी नहीं, और मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी लाखों हिंदू, हजारों नहीं, सिर्फ मेरे अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 लाख हिंदू हैं 40 लाख पॉपुलेशन में से। तो हमारे यहाँ लाखों हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, हर मजहब के मानने वाले मौजूद हैं, इवन बिहाई मौजूद हैं, दूसरे हैं, और वो लोग हुकूमती हिस्सा भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। बल्कि मेरे अपना डिस्ट्रिक्ट जिला रहीम यार खान जो है, वहाँ का जो सीईओ एजुकेशन है कस्तूरा जी शाद, वो भी एक हिंदू हैं, तो मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में इतना बड़ा हाल कहीं किसी और जगह पे, इवन प्राइवेट हाल भी मौजूद नहीं है जितना कृष्णा मंदिर का हाल है, जिसमें एक वक्त में 10,000 लोग बैठ सकते हैं। और एक चाबी उन्होंने मुझे भी उसकी दी हुई है, कांजी राम साहब ने, जो वहाँ के हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, कि आप भी जब चाहें यहाँ पे आएं। तो मजहब पे तो मैंने बात करनी नहीं। दूसरी बात यह है कि मैंने बात की थी उर्दू हिंदी तनाजे की, जहां से काम शुरू हुआ। उसके बाद आगे आ जाएं, तकसीम बंगाल की मैंने बात की। आपने इन दोनों पे बात नहीं की, आप उठा के चले गए औरंगजेब पे। अगर जो बात है, जो दो कौमी नजरिया जहां से शुरू हो रहा है, वो ब्रिटिश के आने के बाद हुआ है। इससे पहले यहाँ पे दो कौमी नजरिए का वजूद नहीं था। सब लोग यहाँ पे जो रह रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी ऐसा मुगल रूलर भी होगा, मुगलों से पहले भी जो थे, जो लोधी थे, दूसरे थे, उनमें भी, खिलजियों में भी, किसी में भी, कि जिसके जर्नैल हिंदू ना हो, जिसके जो मिनिस्टर्स हैं वो हिंदू ना हो, आला ओहदों पे हिंदू ना फाइज हो। तो यहाँ पे अक्सरियत जो 95% रूलर्स की नजर आती है, अल्तमश से शुरू हो के बाद तक, उसमें हिंदू एक बड़ी अहम पोस्टों पे फाइज रहे हैं और मौजूद रहे हैं। हुकूमत में उनका हिस्सा रहा है, उनका कारोबार जिंदगी में हिस्सा रहा है, और बड़े पैमाने पे रहा है। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि एक जो है वो दूसरे की जिद है, अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कन्वर्जन होती, बड़े पैमाने पे नहीं हुई। हम लोग भी, जो यहाँ पे भी इस्लाम आया है, जो मौजूदा पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पे भी सूफिया के जरिए आया है। यहाँ पे तलवार के जोर से इस्लाम नहीं फैला। यहाँ पे जो संत लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उन्होंने मुसलमान किया है लोगों को। कोई तलवार रख के किसी का कोई मजहब नहीं चेंज करवा सका ना उस वक्त। अगर मजहब तलवार के जोर पे ही चेंज करवाना होता तो 1947 अभी दूर नहीं गया, उस दौर में भी मजहब नहीं चेंज हो सका। मजहब तो तलवार के जोर पे चेंज होता भी नहीं है। ये उन्होंने चेंज जो करवाया है संत लोगों ने, जो यहाँ पे बड़े बड़े नोबल थे, उन्होंने आके कन्वर्जन जो हुई है उनकी वजह से हुई है। तो जो असल इशू है, जब तक हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे, मैंने पहले भी आपसे ये बात की कि अगर अब कांग्रेस की जब हुकूमतें बनती हैं, वजारतें आई हैं, आपको भी पता है 1935 वाले एक्ट के बाद जब इलेक्शन हुए और वजारतें बनी, तो वहां पे वंदे मातरम शुरू हो गया, स्कूलों के अंदर करवाना शुरू कर दिया गया। तो जाहिर बात है उस पर एक रेजिस्टेंस आनी थी दूसरी तरफ से। हम लोग कभी भी उस वक्त तक नतीजे पे नहीं पहुंच सकते जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि आखिर मामलात बिगड़े क्यों हैं। ब्रिटिश के आने से पहले, इवन के 1857 की जब वॉर हो रही है, उसमें जब अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग इकट्ठे हैं, क्रिश्चियन, हर कौम उसमें मौजूद है, तो क्या हुआ ऐसा कि ब्रिटिश के कब्जे के बाद हिंदू मुस्लिम जो तनाज़ात थे इतने ज्यादा बढ़ गए। जब तक हम उस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, हम नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल रिमार्क्स अपने क्या देंगे? इस सर को काउंटर कर सकते हैं, सर की बातों को काउंटर कर सकते हैं आप, और फाइनल रिमार्क्स आपके क्या हैं इस टॉपिक से रिलेटेड? पता नहीं भाई साहब की जो लॉजिक है कि ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बीच में और उसके पहले जो थे सारे 1857 में हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे थे, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की चमड़ी खुदड़ गई, उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, सिख कम्युनिटी बनी मुगलों से लड़ने के लिए, और ये 500 साल जो बाहर के मुस्लिम आक्रांताओं ने राज किया, वो भारत का वो नहीं है हिस्ट्री, वो अबरेशन है। हमारी हजारों वर्ष की हिस्ट्री में
जो हमारे रहन सहन को नहीं मानेगा, जो हमारे मंदिरों को तोड़ेगा, और आप कहेंगे कि हम पिक एंड चूज करेंगे यहाँ से कि 1857 से लड़ाई होता है बहादुर शाह जफर के पहले से, तो भैया ये महाराज शिवाजी औरंगजेब से काहे लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप अकबर से काहे लड़ रहे थे, उसके पहले जो थे बाकी के राजा काहे लड़ रहे थे मुगलों से। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ डॉक्टर साहब तो उनके साथ महाराणा प्रताप से जो लड़ने जाते थे वो भी तो जो राजपूत थे वो हिंदू राजा ही थे सारे, जो अकबर की तरफ से लड़ने जाते थे, ये भी तो देख लीजिए ना। ये बिल्कुल सच बात आपने कही कि कुछ हिंदू, बेसिकली होता यह था कि जिनको आप हिंदू कहते थे, हिंदू एक ओपन माइंड का बंदा था, उसको पता नहीं था कि क्या किस माइंडसेट के ये लोग आ रहे हैं। ये गजवाए हिंद की फॉर्मूला ले करके कि हमें हिंद जीतना है और यहाँ पे कुफार को खत्म करना है, इस फिलॉसफी से आने वाले लोग थे ये। वरना ये क्यों एक पर्टिकुलर समय पे ही ये सारे आक्रांता आए, उसके पहले क्यों नहीं आए? अलेक्जेंडर के बाद, अलेक्जेंडर के पहले कोई नहीं आया। डॉक्टर साहब जब बाबर को बुलाया था तो राणा सांगा ने ही उसकी को बुलाया था, आपको याद होगा। ये गलत, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। राणा सांगा ने उसको बुलाया या वो राणा सांगा के ऊपर अटैक करने गया क्योंकि वो अपने सरकार को बढ़ाना चाहता था, ये उसके लेटर से मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। अगली बार आप बोलेंगे वो लेटर भी मैं लेके आ जाऊंगा कि उसने क्या लिखा था बाबर ने। बाबरनामा बहुत जंग बाद में हुई है, इब्राहिम लोदी के बाद हुई है ना बाबर की। बाबरनामा बहुत क्लियर है इस बात पे, मैं आपको बाबरनामा लेके आ जाऊंगा अगली बार, आप छोड़ दें। मैं क्या कह रहा हूं, ये सारे आए थे यहाँ पे इस्लाम नाफिज करने, और अगर आपने ये पढ़ भी लिया है औरंगजेब का, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दी, हमारा मथुरा का मंदिर तोड़ के आपकी कैपिटल का नाम इस्लामाबाद क्यों रखा है आपने? आप चाहते लाहौर को कैपिटल बना देते, कराची को कैपिटल बना देते, क्योंकि इस्लामाबाद मथुरा का नाम रखा गया था वहां की मंदिर, कृष्ण जो जन्मभूमि है उसकी मंदिर तोड़ने के बाद। तो ऐसा है कि आप जो है चीजें आप बोले जहन में सेट कर रखी हैं, जिन अपने हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। इस्लामाबाद जो कैपिटल बना है, आपको पता होगा पहले कराची ही कैपिटल था पाकिस्तान का, लेकिन कराची के साहिल पे होने की वजह से और अवामी मामलात की वजह से उस समय आपको अलग सिटी बनाने में चली गई, शहर को डेवलप करने में समय लगा। वो पहले ही उसका नाम इस्लामाबाद हो चुका था। ये आप इतने तो मैं जानकारी रखता हूँ। पॉइंट ये है कि हिस्ट्री आपने मुगलों की पढ़ाई, खुद को मुगलों का वंशज बताते हैं आप, और उसके बाद आप हमसे ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम ही गलत बता रहे हैं। देखिए ऐसा है ना आसिफ साहब, जब वेंचर कौन बताता है यार अपने आप को? हम तो नहीं कहते कि मुगलों के वारिस हैं। दिल्ली आपके पास है, दिल्ली के तख्त पे आप लोग बैठे हैं, आप वारिस हैं मुगलों के। हम उनके कैसे वारिस हो गए? हम तो मुगलों को जिहादी और आतंकवादी मानते हैं, हम उनको अच्छा नहीं मानते। मुगलों का हमारे यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो आकर के उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, यहाँ पे इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश की, यहाँ पे जजिया टैक्स लगाया, हम उनको अपना नहीं मानते। हम क्यों माने उनको? जजिया टैक्स लगाने वाले को, हमको हमारे घर में मंदिरों को, मंदिर महमूद गजनवी ने तो ठीक है तोड़े हैं, उसमें उसकी तो कोई कह भी नहीं सकता, उसको निगेट भी नहीं कर सकता। लेकिन यार इसने अकबर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने, जहांगीर ने कौन सा मंदिर तोड़ा है यार? बहुत से तोड़े। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, मैं बिना पढ़े बात नहीं करता। देखिए ऐसा है आसिफ साहब, बल्कि अकबर के बारे में, अकबर को तो हमने खुद हमारे लोगों ने मजहब से खारिज कर रखा है। उसको तो बिल्कुल वो कहते हैं कि वो वापस आ गया था, दीने इलाही की वजह से वापस वो आ गया था, उसकी चिंता जाने दे। उसको जब डांट पड़ी तो ही के। पॉइंट ये है नहीं, वापस नहीं आया था वो, सारी जिंदगी उसी पे लगा रहा। वो तो बेचारा जहांगीर वापस आया था, अकबर तो वापस नहीं आया था। अकबर भी वापस आ गया था। उसने बाद में जो है वो जब उसके जो उलेमा लोग थे उन्होंने उसको बोला कि ये तुम नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हारी जो राजपाट है वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि तुम कुरान के नाम पे और जो तुर्किश अंपायर था, ऑटोमन अंपायर के लॉयल्टी में लेते हो, जो वो है क्या कहते हैं उसको, खलीफा। तो कह रहे नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूं आसिफ साहब, उस्मान वाला जो है, उस्मानियों वाला भी शायद आपके जहन में ऐसे ही है।
उस्मानी सल्तनत के साथ मुगलों का कोई लेन देन नहीं था, ना ही इन्होंने कभी उसके वो अंडर आए सब हैं या वो उनकी दोस्ती की। एक ही क्लैन के लोग थे, ऐसा नहीं है। सुल्तान टीपू सुल्तान ने ट्राई जरूर की थी कि उनके साथ मिलके, उसने फ्रांसीसियों की तरफ भी ट्राई की थी, उसने सुल्तान सलीम की तरफ भी ट्राई की थी कि उनको साथ मिलाया जा सके ब्रिटिश के मुकाबले के लिए। ये टीपू सुल्तान तो मेरे ख्याल से उसकी ओरिजिन मुझे नहीं याद आ रही है, मगर ये तो तुर्क थे ना, ये तो उज्बेक और मंगोल रीजन के थे, वही आपके वो भी थे। टीपू सुल्तान पंजाबी था, टीपू सुल्तान पंजाबी था। अच्छा, मुझे नहीं पता आपके लिए शायद सही बात। और मैं इसीलिए तो कहता हूं कि अगर सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कहीं पे भी कोई जीदार लोग निकले हैं ब्रिटिश का मुकाबला करने के लिए, वो पंजाबी ही निकले हैं, चाहे वहां पे या इधर से महाराजा रंजीत। सबसे जांबाज लोग निकले जिन्होंने इस्लामिक, बिकॉज हमारे पास 2 बार अटैक हुए ना, इस्लाम हमारा नहीं है भाई, इस्लाम बाहर की चीज है। यहाँ से जिन्होंने उनसे लड़ा वो लेते, शिवाजी महाराज, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे महाराज अमर सिंह हो, बहुत सारे ऐसे योद्धा ने लड़ा और इनको फिर अंत में हटाया। 500 साल की एक एबेरेशन है। 900वीं या 8वीं शताब्दी में वो आया, क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम, उसको रोका गया। उसका गजनवी आया, गजनवी को रोका गया। उसके बाद दिल्ली गिरा 1142 में बैटल ऑफ तराइन में, जब पृथ्वीराज चौहान ने एक बार माफ कर दिया था मोहम्मद गौरी को। उसके बाद उसने दोबारा अटैक किया, वो दोबारा ये पृथ्वीराज चौहान हार गए, वो वहां पे बंदी बना लिए गए। और जहां पे उनकी कब्र है पृथ्वीराज चौहान की, वहां पे लिखा है यहाँ पे थूक करके और चप्पल मार करके जाए। बाय द वे, एनीवेज आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये मेरे लिए नहीं, बस कब्र कहाँ पे है उनकी? अफगानिस्तान में, क्योंकि उनको पृथ्वीराज चौहान को किडनैप करके, मतलब वो फिर अफगानिस्तान ले गए थे वो, तो अफगानिस्तान में। चले, एक तरफ यार अफगानी आपके भाई हैं, अफगानी आपकी फतह पे जश्न मनाते हैं, आप उनकी फतह पे खुश होते हो, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी वो ये कर रहे हैं, फिर तो आपको उनसे नफरत करनी चाहिए यार। नहीं, नफरत देखिए, वो उसको इस्लाम को नाफिज करने के लिए इंडिया में नहीं आ रहे, वो अपने सिविलाइजेशनल के नाते आ रहे हैं। वरना जो आपके साथ पश्तून ट्राइब भेजे गए थे, वो तो आधे उधर से अफगानी थे, आधे इधर से आए थे। बहुत से अफगानी आपके कश्मीर लड़ाई में आके लड़ते रहे हैं, जिहाद करने के लिए बहुत से आए हैं। पर सारे अफगानी कोई नहीं था, अफगानी कोई नहीं था। अफगानी तो दिन से पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ गए थे ना, से बहुत बड़ा फेमस था। बहुत से ऐसे अफगानी, आप उनका सुन लीजिएगा, जो हमारे वो थे अहलुवालिया साहब ने, फिर मैं नाम भूल रहा हूँ, टाइमी समथिंग, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका सुनिए। कई अफगानियों ने भी आके पार्ट किया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका तालिबान भी तो टीटीपी जो है तो आके हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर कत्ल कर दिया था, शायद आपको याद नहीं, लियाकत अली खान को मारने वाला भी तो क्या किया वो हमारा। आप तो इस्लामिक ब्रदरहुड में विश्वास करते हैं, तो आपके लिए तो वो एक है। हमारा तो इस्लामिक ब्रदरहुड से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो ये एग्जिस्टेंस क्राइसिस है भाई। गजवा हिंद इज देयर बिलीफ सिस्टम। गजवा चाइना हो जाता तो भी हम बच जाते, बट अनफॉर्चुनेटली वो गजवाई हिंदी बोल दिया भगवान ने, तो हम क्या करें, उनके भगवान ने। तो अब हम तो उसको फेस कर रहे हैं ना, हम तो उसको रोकेंगे। तो पॉइंट ये है मियां आसिफ साहब, मैंने आपको किताब बताई एमजे अकबर की, पाकिस्तान द टिंडर बॉक्स, मुबाशिर जमालुद्दीन अकबर किताब है, पढ़ लीजिएगा। उन्होंने बताया ये टू नेशन थ्योरी कैसे आती है। वरना आपके यहाँ पे कई टू नेशन थ्योरी का जन्मदाता, आप तो फिर भी मैं क्रेडिट दूंगा कि कोई आप हिंदी उर्दू की बर्थ प्लेस पे ले गए और ये किया, वरना तो कई जो है वो सावरकर को ही बता देते कि सावरकर की वजह से टू नेशन थ्योरी आई थी। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं आसिफ साहब, आप एक बात कह रहे हैं जो बात सबको पता है, और मैं उसका सम्मान भी करता हूं, क्योंकि वो आपके लिए नॉलेज सिस्टम है। आपको अंदर बैठना पड़ेगा कि क्या इस थ्योरी से आप प्रमोट हो रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो आप कायम करिए, आगे बढ़िए इस पे, और इसको जो है आप बढ़ाइए, मजीद बढ़ाइए, और ज्यादा बढ़ाइए, और ईश्वर आपको इसमें कामयाबी वो करे। टू नेशन थ्योरी को आप प्रमोट करें। हमारी थ्योरी क्लियर है, भारत हजारों साल से बना है, यहाँ पे प्रैक्टिसेस डेवलप हुई, धीरे 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 वो एक ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ। और वो ऑर्डर, जैसे अब कल आप बता रहे थे, जो आपसे हमारी बातचीत हो रही थी कि हम आपसे अलग हैं। भारत में कहा जाता है हर 5 कदम, हर 5 कोस पे बोली और खाना और पानी और स्वाद सब चेंज हो जाता है। ये हमारे यहाँ का लोकल वो है कि हर 5 कोस पे भारत चेंज हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि आप अगर इससे सहमत है कि सब हिंदुओं की गलती है और हिंदू एक दुष्ट कौम है और उसने मुसलमानों को बहुत वो किया है, प्रताड़ित, तो आप चलते रहें, किताबों में है ही है, दुष्ट कौम है, और भी पढ़ा दीजिए इसको, और यही बताते रहिए कि हिंदुओं ने कभी
मुसलमानों के ऊपर ही जोर जबरदस्ती करते रहे। मुसलमानों ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मुसलमान बहुत अच्छे लोग थे, निहायती शरीफ, ईमानदार, और पूरी दुनिया ही पागल है। चाइना जो ये कहता है कि इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, वो भी पागल है, हम भी पागल हैं, यूरोप परेशान है, वो भी प्रॉब्लम में पागल है, सारी दुनिया पागल है। भाई साहब, ज्ञान आप लोग के पास है, मैं उसका सम्मान करता हूं, नतमस्तक हूं और अपना सर झुकाता हूं कि आप इसी पे आगे बढ़ें। कभी ना कभी आप अपना रास्ता खुद पाएंगे, और ईश्वर करे, जो अल्लाह करे, जहां पे सही रास्ता होगा वहां पहुंच जाएंगे। हमारी आपको यही दुआ है। फाइनल रिमार्क्स आसिफ साहब आपके, प्लीज 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं इसको, प्रोग्राम को। प्लीज अपने फाइनल रिमार्क्स दीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये जो आप भारत वाली फिर बात ले आए हैं, इस पे हम यकीनन बात करेंगे। इस पे ये हमारा अलग टॉपिक है, उस तरफ अभी हमने नहीं जाना। वो रिबाहा के साथ ही हमारी बात हुई है, इस पे हमने बात करनी है, क्योंकि जो मैंने बात की थी कि पंजाबी और संस्कृत इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेजेस, इस पे हमने बात करनी है। उसके साथ ही ये जो भारत वाला भी उसमें काफी हद तक आ जाएगा, तो उसको तो अभी इस तरफ नहीं जाने देना। हमने 2 नेशन थ्योरी पे बात की है, और मैंने वाज़े तौर पे आपको जो बेसिक सर्कमस्टांसेस थे जो उस वक्त बने हैं 2 कौमी नजरिए के, जो 2 नेशन थ्योरी के, वो बताए हैं। उनमें से आप किसी एक पर भी ना आपने जवाब दिया है। उर्दू हिंदी तनाज़ा पे आपने बात नहीं की, तकसीम बंगाल पे आपने बात नहीं की, जब मसाइल जो वजूहात बनी हैं उन पे नहीं की। तो ये बल्कि अभी अच्छा, चंद दिनों के बाद हमने एक और बात भी करनी है, भगत सिंह की बरसी आने वाली है, रिबाहा नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर साहब के साथ उस पे भी होगी। अब भगत सिंह जी को जिस तरह फांसी लगवाया गांधी जी ने, सिर्फ अपनी लीडरी के चक्कर में बेचारे को लटकवा दिया, वो उस पे हम बात करेंगे, अभी तो उस पे नहीं जाना, नोट कर लें। अच्छा, गांधी भी इविल है, राइट? गांधी जी भी नहीं कह रहा, मैंने बात नहीं की, मैंने तो जी कह के यार नाम लिया, हम तो इवल करा, मैंने गांधी जी कहा है। अच्छा, उस पे हम बात करेंगे। रिबा, ये नोट कर लें, भगत सिंह की बरसी पे ना हमने एक प्रोग्राम करना है, ठीक है? देखिए ऐसा है ना, क्या नाम है आसिफ साहब। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप उन वजूहात पे जाना नहीं चाह रहे हैं जड़ें, जो हालात आप सुन लीजिए। 2 नेशन थ्योरी की जड़ें जो है आपने भारत की आइडेंटिटी तक ले जाके जोड़ दी उसको। 2 नेशन थ्योरी से अब आप इवन हड़प्पा को और भारत को भी अलग करना चाहते हो, संस्कृत को और पंजाब को भी अलग करना चाहते हो। वो तो अलग है सर, करना क्या चाह रहा हूँ, मेरे चाहने से क्या होता है, जो चीज ही अलग है उससे तो जो अलग है तो वो अलग है, तो उस पे तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं चाहूं भी तो नहीं जोड़ सकता। क्या वो तो मैं जरूर आपका ज्ञान सुनना पसंद करूंगा कि हड़प्पा जो है, बाकी का नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि खैर एनीवेज वो कैसे अलग है, जरा ले आइएगा। मुझे पता है 1-2 आप ये इंग्लिश ऑथर को लेके आएंगे, आई होप मार्शल एंड सलीवान के अलावा भी कुछ आपके पास होगा। अदरवाइज तो मैं आपसे ऑथर्स की भी बात नहीं करूंगा, मैं खुद उसमें से आपसे उस पे बात होगी। और वो वाकई ये एक हकीकत है जो मैं तो इस बात पे कहता होता हूँ दोस्तों से कि हमें अपने ऊपर बड़ा फख्र करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, जो नेशन हमारी है, जो हमारा एक मौजूद है सिलसिला। तो बल्कि डॉक्टर मुबारक अली हमारे एक दोस्त हैं जो यहाँ पे लेफ्ट के बहुत बड़े राइटर हैं, जिन्हें लिबरल राइटर कहा जाता है, उनके भी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ काफी अरसे से, जो वो ये कहा करते हैं कि 2 नेशन थ्योरी को जब मान रहे हैं तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? लॉर्ड शिवा को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? योग को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ, इस पे हमने बात करनी है अलग से, क्योंकि ये जो सारा कुछ आया है, ओम नमः शिवाय बोलना पड़ता है, और सूर्य नमस्कार में भी सूर्य को नमस्कार करना पड़ता है योग में करते समय। तो और जो पशुपति सील है उसमें वो बड़े योगिक, क्योंकि जो उसको शिव की, जो उसको माना गया कि वो शिव है पशुपति सील में, वो उनके योगिक पोजीशन के कारण ही माना गया। तो जो प्री हिस्टोरिक टाइम में जो शिवा की उत्पत्ति, खैर एनीवेज उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे आपसे सरकार। हालांकि अच्छा, इस प्रोग्राम को, ये 40 मिनट का प्रोग्राम हो गया, इसको हम प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में ये सारे जो क्वेश्चंस हमने एंड पर एक सवालिया निशान के तौर पे छोड़े हैं, इस पर भी हम प्रोग्राम रखेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे, डिबेट करवाएंगे डॉक्टर साहब की और आसिफ साहब की। तो आसिफ साहब बहुत शुक्रिया वंस अगेन, अभिषेक सर आपका भी बहुत शुक्रिया, व्यूवर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस पॉडकास्ट को आप एंड तक हमारे साथ देखते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं। तो हमें इस पॉडकास्ट से रिलेटेड भी अपनी राय का इजहार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।